नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारतीय राज्य व्यवस्था की उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम के तहत 15, 50 और 100 शब्दों में हमने जो प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जो मुहिम चला रखी है ताकि आप मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर नंबर लेकर आए। साथ ही साथ दोस्तों, आरएस 2018 का परिणाम आ चुका है और हमारे सानिध्य में बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें से मैंने देखा कि उन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने राइटिंग स्किल्स पे बहुत अधिक बल दिया, जिनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, उत्तर शैली कार्यक्रम बहुत अच्छा था, उन्होंने निश्चित रूप से नए आयाम को स्थापित किया दोस्तों। इसलिए इस कड़ी को हम लगातार बना के रखेंगे जब तक आपका आरएस का मुख्य परीक्षा न हो जाए, और नव भारत निर्माण आपके लिए विशेष प्रयास इस क्रम में कर रहा है। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूल अधिकार, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। उसको हम दो पार्ट्स में लेके आएंगे, मूल अधिकार पार्ट फर्स्ट और मूल अधिकार पार्ट सेकंड। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि मूल अधिकारों वाले चैप्टर से आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। राइट इज शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में होगा, तब आप उसमें किस प्रकार से लिखोगे, तो यह आपका 100 वर्ड्स में यह क्वेश्चन आपका आ सकता है, 100 शब्दों के अंदर। दूसरा, संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्या है, यह 3 बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे इन फ्यूचर में आरएस में यह क्वेश्चन आपका 15 शब्दों में आ सकता है, 15 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य शब्द का अर्थ क्या है, यह दोस्तों आपका 15 शब्दों में इस क्वेश्चन को आपको पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 13(2) क्या है, भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अगर 3 से 4 आर्टिकल की बात करें, तो उन 3 से 4 आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जिस आर्टिकल की आती है उसे हम 13(2) कहते हैं। 13(2), 32, 32 ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, तो ये भी आपका 15 शब्दों में ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। फिर उसके पास पूछे, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। मतलब सबसे पहले जो हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से स्टार्ट होगा वो समानता का अधिकार है, और आपको समानता के अधिकार में क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले 50 शब्दों में, तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना, यहां पर समानता का अधिकार नहीं पूछा गया है, बल्कि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि समानता के अधिकार की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। उसके बाद आर्टिकल 14 से आप क्या समझते हो, अनुच्छेद 14 से आप क्या समझते हो, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के आधार पर किन क्षेत्रों में भेदभाव को निषेध किया गया है, यह आपका 15 वर्ड्स में यह क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मौलिक अधिकारों में अस्पष्टता, अनटचेबिलिटी क्या है, और इसे रोकने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, यह बेसिकली आपका आरएस एग्जाम में 100 वर्ड्स में 100 शब्दों में यह क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित उपाधियों के अंत से आप क्या समझते हो, एंड ऑफ टाइटल्स या इवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स से आप क्या समझते हो, यह आपका 50 शब्दों में यह क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार देखोगे, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को स्थापित करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, समानता के अधिकार को स्थापित करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, यह बेसिकली आपका 100 वर्ड्स में बन सकता है। उसके बाद समानता के बाद नेक्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार आता है वो आता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो, सबसे पहले स्वतंत्रता की परिभाषा पूछी गई है। एक आम नागरिक की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कौन से प्रोविजन किए गए हैं, इसको आपको फैक्चुअल डाटा के रूप में बताना होगा। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता संबंधित कौन सी 6 आधारभूत अधिकार दिए गए, ये फैक्चुअल लेकिन कई बार एग्जाम पूछा गया है, ये आपका 50 शब्दों में 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कार्योत्तर विधि के संरक्षण से आप क्या समझते हो, ये आपका 15 शब्दों में आ सकता है। फिर उसके बाद में है दोहरे दंड से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है दोहरे दंड से आप क्या समझते हो, और उसके बाद में है इसके संरक्षण के लिए संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये आपका 15 शब्दों में
सॉरी, हाँ 15 शब्दों में क्वेश्चन आ सकता है। केवल यूपीएससी में पूछा गया था दोहरे दंड से आप क्या समझते हो, तो ये पॉइंट। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार दे दिया है, तो 21 की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। एक आपसे पूछे आर्टिकल 21A क्या है, जो शिक्षा के अधिकार संबंधित है, और तीसरा निजता का अधिकार क्या है, ये आपको 15 या 50 शब्दों में आ सकता है। उसके बाद संविधान गिरफ्तारी और निरोध से किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है, यह क्वेश्चन आपका 50 वर्ड्स में आ सकता है। दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड पुनिटिव डिटेंशन में क्या अंतर है, यह आपका 50 शब्दों में आ सकता है। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कौन से हैं, उन पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत करें, यह आपका 100 वर्ड्स में यह क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हो, इसे भारतीय संविधान में इसको रोकने के लिए, शोषण को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, यह क्वेश्चन भी आपका 50 शब्दों में बन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन को आपके साथ रखने का प्रयास किया है। एक यूपीएससी ने लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा, उसको मैंने आगे डाला है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले नंबर 1, हेलो नमस्ते बेटे नमस्ते, आधे घंटे बाद में कॉल करना, अभी क्लास में था मैं। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले आपसे पूछे नंबर 1 कि मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना, यहां पर संक्षिप्त टिप्पणी शब्द आया है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट में आपको कम से कम शब्दों में संपूर्ण जानकारी को प्रस्तुत करना होता है। एंड से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी आपको शॉर्ट नोट में देनी होती है। और चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है आपका 100 शब्दों में, इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहां पर आप क्या क्या लिखोगे, मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। तो आप कैसे लिखोगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, भारतीय संविधान के पार्ट 3 के तहत, पार्ट 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों की या मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले आप एक इस प्रकार से स्टार्टिंग आप ऐसे कर देंगे, मौलिक अधिकारों का प्रोविजन यहां पर किया गया है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाने के बाद इनकी संख्या 6 रह गई है। और हमारे मौलिक अधिकार आपको पता होगा अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अब यह बताने के बाद, चूंकि ये पूछ रहा है मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति, तो एक तो बड़ा बड़ा मोटा रूप में बता दिया कि पार्ट 3 के अंदर है, और कहां से 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इस क्रम में आप यहां पे डाल सकते हो प्रमुख मौलिक अधिकार कौन से हैं। हमारे
इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, प्रमुख मौलिक अधिकार कौन से हैं, अगर उसकी मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो ये पॉइंट आपका आएगा नंबर 1। पहला अधिकार जो हमारा संविधान हमें देता है मौलिक अधिकारों के रूप में, उसका नाम है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। और समानता के अधिकार की चर्चा 14 से 18 के मध्य, अर्थात आर्टिकल 14 से 18 के मध्य की गई है। नंबर दूसरा जो अधिकार है उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति पर, तो ये जो अधिकार है 19, 20, 21 और 22। उसके बाद तीसरा जो अधिकार है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, वो अधिकार हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो राइट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये बेसिकली 23 और 24 में दिया गया है। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको लिखना है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 25, 26, 27 और 28 में है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपका है 29 और 30 के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार जो सभी अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी लेता है, उसी को हम कहते हैं हमारा छठा मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल मिला के दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास में टोटल आज की तारीख में 6 मौलिक अधिकार है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंटेशन के रूप में आप इसको ऐसे डाल सकते हो। सबसे पहले 100 वर्ड्स में इतनी जगह मिलेगी आपको कि आप उसका उत्तर बहुत प्रॉपर तरीके से दे सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आज की तारीख में संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर पूरे मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में सबसे अधिक क्वेश्चन कहीं से बना दोस्तों, तो वो संपत्ति के अधिकार से बना है। और क्वेश्चन यही बना है संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्या है, संपत्ति के अधिकार की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे मूल संविधान में, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत, अनुच्छेद 31 के तहत 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखना यह जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तब इसने इसको हटा दिया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया। आपको भी सर बाहर करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। बाहर कर दिया एवं इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है, इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये बात बताओगे। अब ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मूल संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो पहले हमने ये बता दी स्थिति कि मूल संविधान में तो ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर करके और संविधान में 300A में रखा गया है। अतः ध्यान रखना, चूंकि है तो ये संविधान में ही, अतः ये एक संवैधानिक एवं विधिक अधिकार है। मतलब आज की तारीख में संसद इस पर कानून बना सकती है। यह संवैधानिक एवं विधिक अधिकार है।
यह आपका कंप्लीट उत्तर होगा। कैसा? 300A में है तो संवैधानिक हो गया, और संसद इस पर कानून बना सकती है तो विधिक हो गया, परंतु क्या नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बेसिकली आपका ये अधिकार जो है ये अधिकार मूल अधिकार नहीं है। यह बिंदु आपको स्पेशली यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पार्ट 3 है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, भारतीय संविधान में पार्ट 3 में, और पार्ट 3 का मतलब क्या होगा? मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार का पार्ट है, उस मौलिक अधिकार वाले पार्ट में जगह जगह पर राज्य शब्द आया है। भारतीय संविधान में पार्ट 3 में उल्लिखित राज्य शब्द को, उल्लेखित राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों वैसे जनरली आप लोग ध्यान रखना, आप राज्य का मतलब क्या समझते हो? जैसे राज्य को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, तो स्टेट का मतलब तो एक तो हो गया प्रोविंस, एक स्टेट का मतलब नेशन भी होता है। तो यहां पर राज्य शब्द का मतलब क्या है? प्रोविंस है या नेशन है? तो आप लोग ध्यान रखना, यहां राज्य शब्द का अर्थ न तो प्रोविंस है और न ही नेशन है, बल्कि यहां राज्य शब्द का अर्थ क्या है? भारत सरकार, या मैं इसको थोड़ा सा और ले लूं और ये कह दूं, पहला नंबर 1 संसद एवं भारत सरकार, मतलब पूरी की पूरी संसद क्या होगी? राज्य शब्द में आएगी। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस में आएगी? राज्य शब्द में। इसी प्रकार राज्यों के अंतर्गत आती है राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल एवं राज्य सरकारें, राज्य सरकारें, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है और जितने भी विधानसभा, विधान परिषद है, ये भी राज्य शब्द में आएंगी। तीसरा, थर्ड जो आप लोग यहां पे ध्यान रखोगे, तीसरा शब्द जो आएगा वो आएगा स्थानीय निकाय, मतलब पंचायती राज एवं नगर पालिका भी इसी के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत? राज्य शब्द में। और चौथा, अन्य वैधानिक प्राधिकरण, अन्य वैधानिक प्राधिकरण, आप इसमें कोई कटौती नहीं कर सकते दोस्तों, ये इस डेफिनेशन में आएगा। आपसे पूछे कि अनुच्छेद 12 में जगह जगह पर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, उस राज्य का मतलब क्या है? क्या उस राज्य का मतलब प्रोविंस है या नेशन है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 के अनुसार इसका अर्थ न तो प्रोविंस है और न ही नेशन है, बल्कि इसका अर्थ क्या होगा? इसका अनुच्छेद 12 में इसको डिफाइन किया गया है, जिसका अर्थ होगा संसद एवं भारत सरकार, राज्य विधान मंडल एवं राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और अन्य वैधानिक प्राधिकरण जो है, ये बेसिकली राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट 13(2). देखो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में संविधान सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, और संविधान जो है, इस संविधान के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ भी है, तो हम कहेंगे नंबर 1 कार्यपालिका, और चूंकि आप सब लोग जानते हो कार्यपालिका कहां से बनती है? संसद से, और तीसरी न्यायपालिका। मतलब भारतीय संविधान के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका। अब यहां पर एक स्थिति ऐसी हो सकती है दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों में किसी एक पार्टी का बहुमत आ जाए, संसद के दोनों सदनों में किसी एक ही पार्टी का बहुमत आ जाए और उसी पार्टी की सरकार बन जाए। और मान लीजिए वो सरकार और संसद मिलकर के
आम आदमी के मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास करें, फंडामेंटल राइट्स को छीनने का प्रयास करें, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, तब उस स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उसकी रक्षा कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। मतलब अनुच्छेद 13(2) में किसको दिया गया है? अनुच्छेद 13(2) में मूल अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। ये मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। और ये आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? ये आर्टिकल ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कम करता हो, क्या पॉइंट है? राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कम करता हो। फिर इसी में लिखा है भाग 3, अर्थात भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई कोई भी विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य मानी जाएगी। उल्लंघन की मात्रा तक शून्य मानी जाएगी। आप देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कम करता हो। भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई कोई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य मानी जाएगी। कुल मिला के मैं कह सकता हूं दोस्तों, ये जो अधिकार है 13(2) ये बेसिकली न्यायपालिका को अधिकार देता है कि वह इस प्रकार के कानून की समीक्षा कर सकता है। तो मतलब 13(2) इनडायरेक्टली अधिकार किसको देता है? न्यायपालिका को। और न्यायपालिका इसी अधिकार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इसी अधिकार को हम किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? न्यायिक समीक्षा की कैटेगरी में लेके जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हम देखें दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारतीय संविधान मतलब 1950 से पहले, तो हम ये देखें सबसे पहले भारतीय समाज की स्थिति। और भारतीय समाज की स्थिति को अगर हम देखें, कब? आजादी से पहले। आजादी से पहले मतलब कोई भी कानून या अधिकार हम लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ उस समय ऐसी आवश्यकताएं थी, तभी तो ऐसा किया गया होगा। तो आप देखोगे आजादी से पहले जो हमारा भारतीय समाज था, आजादी से पहले हमारा जो भारतीय समाज था, इस भारतीय समाज में कई आधारों पर समाज में भेदभाव किया जाता था। कई आधारों पर समाज में भेदभाव किया जाता था। और अब आप कहोगे सर वो कौन से भेदभाव थे? तो जैसे उन भेदभावों की हम चर्चा करें तो नंबर 1 आप देखोगे भारत में कानून के आधार पर भेदभाव होता था।
सबसे पहले आप देखोगे कानून के आधार पर भेदभाव था। मतलब आप देखिए, यहां पर मैं एग्जाम्पल दूं तो ब्राह्मण के लिए कानून अलग था और दलित के लिए कानून अलग था। एक ही समाज में एक ही प्रकार के लोग हैं, लेकिन एक ब्राह्मण एक दलित है और कानून के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो हमारा समानता का अधिकार होगा कानून के समक्ष समानता, क्योंकि कानून के आधार पर पहले भेदभाव था। दूसरा आप देखोगे भारत में जो आजादी के समय भेदभाव था, आजादी से पहले था अंग्रेजों के टाइम में, वो था धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किस जात का है, लड़का है या लड़की है, या मूल स्थान क्या है इसका, मतलब ये किस मूल स्थान से है और किस मूल वंश का है, इसके आधार पर भी भारत में भेदभाव होता था। मतलब आजाद हो गए तभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आजादी से पहले की बात है। जाति आधार पर किस जात का है, मतलब जैसे राजपूत है, मेघवाल है, जाट है, छिपा है, लुहार है, क्या है। लिंग के आधार पर भेद होता था, लड़के और लड़की में भेद होता था। मूल स्थान किस मूल स्थान का है, बिहार का है, असम का है, महाराष्ट्र का है। मूल वंश ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, इस आधार पर जो भेदभाव होता था उसको कहते हैं मूल वंश। उसको 5 आधार पर भेदभाव होता था। इसलिए समाज में समानता के अधिकार की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा आप देखोगे, थर्ड पॉइंट, कि उस समय जो सरकारी नौकरियां होती थी, उन सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जाता था। उच्च जातियों को ही केवल नौकरियों में जगह थी, तो यहां पर यह भी पॉइंट बनेगा। और चौथा सबसे बड़ी बीमारी थी दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी बीमारी क्या थी कि जो भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव में सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा वो थी अस्पृश्यता। मतलब कि छुआछूत के आधार पर भेदभाव होता था, अस्पृश्यता के आधार पर, कि अगर इस जाति को हमने टच ही किया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और 5वीं बात आपको बताया, अंग्रेजों ने बड़े बड़े राजाओं और जमींदारों को कई उपाधियां दे रखी थी, जैसे राजा महाराज, महाराजा धीराज, ऐसे उपाधियों के आधार पर भी भेदभाव होता था। इसलिए जैसे हमारा देश आजाद हुआ और भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है, तो 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उसमें सबसे पहली जिस मौलिक अधिकार की आवश्यकता थी वो थी समानता के अधिकार की। और समानता के अधिकार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि समाज में क्या थी, समानता के अधिकार की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समाज में असमानता थी। और ये असमानता किस रूप में थी, तो ये आपको इतने रूप बताने हैं कि समाज में इतने रूपों में ये असमानता थी, इतने रूपों में ये असमानता थी। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से यहां पर प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 14 से आप क्या समझते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपका मात्र 15 वर्ड्स में आता है, 15 शब्दों में आता है, तो 14 का जो अर्थ है वो है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, यह आर्टिकल 14 कहता है। क्या? कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यह आर्टिकल 14 है। अब आप कहोगे सर इसका अर्थ क्या है? तो पहली बात तो अगर 15 शब्दों में पूछे तो आप इतना ही लिख दोगे कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। अगर 50 शब्दों में पूछे तो आप इसको थोड़ा सा खोल देना, इसके 2 पार्ट होंगे। इस पार्ट का अर्थ होगा विधि के समक्ष समानता का अर्थ होगा कि कानून के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात कानून की निगाह में
कानून की निगाह में सभी लोग समान होंगे, सभी लोग समान होंगे। मतलब देखो यहां पर ही लिखा हुआ है कि कानून के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कानून के आधार पर पहले, आजादी से पहले भेदभाव होता होगा, तभी तो ये बात लिखी हुई है। इसलिए यहां पर कहा गया कि जैसे मान लीजिए अपराध कोई रेप करता है ब्राह्मण, या रेप करता है शूद्र, या रेप करता है वैश्य समाज, कोई भी अपराध करता है तो सबके लिए सजा जो होगी वो बेसिकली बराबर होगी, सजा जो है वो बेसिकली बराबर होगी। इसलिए यहां पर लिखा गया कि कानून के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात कानून की निगाह में सभी लोग समान होंगे। यह इसका मतलब हुआ। फिर आपसे पूछे कि विधियों के समान संरक्षण से आप क्या समझते हो, तो इसका मतलब दोस्तों इसी के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर तो ये कह रहा है, इस जगह कह रहा है कानून के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यहां पर कहता है कि भेदभाव किया जा सकता है। कैसे? इसको हम थोड़ा ऐसे समय, यह कहता है कि समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, और असमान परिस्थितियों में असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। मान लीजिए आप देखो, सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए सरकार बजट के माध्यम से कोई टैक्स प्रोविजन लेकर आई, तो क्या टैक्स भी तो एक प्रकार का कानून ही है दोस्तों? टैक्स भी तो एक प्रकार का कानून ही है। क्या पूरे देश के समस्त नागरिकों पर टैक्स बराबर लागू होगा? नहीं। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का मतलब क्या होगा? जैसे 5 लाख तक आय अगर है, इनकम 5 लाख तक है तो नो टैक्स, और 5 लाख से अधिक आय है तो यस टैक्स लगेगा। तो आप देखिए, या तो भारत के सब नागरिक बराबर है तो बराबर टैक्स लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। विधियों के समान संरक्षण का मतलब होगा समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है। जैसे आरक्षण जो है, आरक्षण एक प्रकार का भेदभाव ही तो है, लेकिन आरक्षण किस प्रकार का भेदभाव माना जाएगा? यह एक प्रकार का सकारात्मक भेदभाव माना जाएगा। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के आधार पर किन क्षेत्रों में भेदभाव को निषेध किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें सिर्फ आपको नाम बताना है, क्योंकि मात्र 15 शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर क्या गया है कि बेसिकली 5 आधारों पर, दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 5 आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, और जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, नहीं किया जाएगा। और ये आदेश, आर्टिकल 15 के ये आदेश किसके लिए दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये बेसिकली राज्य के लिए भी है और राज्य में रहने वाले आम नागरिक के लिए भी है। आपको सर समझ में नहीं आया? तो पहली बात तो मैंने कहा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाति, किस जात से, राजपूत है, जाट है, छिपा है, लिंग, लड़का या लड़की, जन्म स्थान, बिहारी है, मराठी है, असमी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, क्या है वो, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन नहीं करेगा? ध्यान रखना, एक राज्य जो है
अपने नागरिकों के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही साथ एक आम नागरिक भी अपने नागरिकों के साथ, एक आम नागरिक भी दूसरे नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। यदि भेदभाव करता है तो अपराधी माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, छुआछूत क्या है? तो छुआछूत क्या है आप देखोगे, प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विकसित वह नकारात्मक व्यवस्था जिसमें उच्च वर्ग समाज के निम्न वर्गों के साथ भेदभाव करता था, एवं ये धारणा थी कि निम्न वर्ग को स्पर्श करने से उसकी सामाजिक धार्मिक स्थिति भ्रष्ट हो जाएगी। इसी व्यवस्था को अस्पृश्यता कहते हैं। धार्मिक व्यवस्था भ्रष्ट हो जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखना, इस आधार पर भारत में व्यापक स्तर पर निम्न वर्गों का शोषण हुआ, ठीक है। और इसको रोकने के लिए आपको पता है अनुच्छेद 17 के तहत, 17 में खतरा, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी को एक प्रकार का अपराध घोषित कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी को अपनाता है तो उसे अपराध माना जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले जमानत नहीं होगी उसकी। तो ध्यान रखना, वर्तमान में भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बताना है। और चूंकि आपको पता हो कि अस्पृश्यता के आधार पर भारतीय समाज में व्यापक स्तर पर भेदभाव होता था, अतः उसी भेदभाव को खत्म करने का प्रयास यहां पर किया गया है। इस बिंदु को आपको यहां पर समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में उल्लिखित उपाधियों के अंत से आप क्या समझते हो? तो यहां पर आप दोस्तों ध्यान रखना कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा बड़े बड़े राजाओं एवं जमींदारों को, राजाओं और जमींदारों को उपाधियों से सुशोभित किया गया था, उपाधियों से नवाजा गया था। परंतु आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये उपाधियां समाज में एक प्रकार का भेदभाव पैदा करती थी, समाज में ये एक प्रकार का भेदभाव करती थी। अतः भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के द्वारा इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। अर्थात वे उपाधियां जो समाज में एक प्रकार का भेदभाव, जैसे मान लो किसी को दे दिया राजा महाराज धीराज, तो समाज में टेढ़ा होकर चलता था और समाज का एक वर्ग उसको देख के फ्रस्ट्रेट होता था, सामाजिक रूप से हीन भावना को महसूस करता था। तो भारत सरकार ने कहा
कि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद तमाम प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। और अब भारत में आपको पता है सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं देती है, बल्कि सैन्य एवं शैक्षणिक सम्मान देती है, ताकि दूसरे लोग उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सके। यह प्रयास अब किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को स्थापित करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं? अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को स्थापित करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो अभी जो मैंने आपको बताए, अभी जो अधिकार बताए वही आपको सीधा सीधा लिख के आना है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को स्थापित करने के लिए कौन कौन से पॉइंट बताओगे? नंबर 1 आर्टिकल 14, नंबर 2 आर्टिकल 15, नंबर 3 आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये 5 प्रोविजन किए गए हैं। ये वाले ये पांचों मैंने समझा दिया। जैसे 14 मैंने समझा दिया है। 14 क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 15 है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखोगे। और 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और 18 कहता है उपाधियों का अंत। ये तीनों पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। टोटल 5 पॉइंट है भारतीय संविधान में जो समाज में समानता को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? एक आम नागरिक की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं? मान लीजिए क्वेश्चन आपका मात्र 15 शब्दों में पूछा जाता है या फिर 50 शब्दों में क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लिख के आओगे? वैसे 100 शब्दों का क्वेश्चन है ये, लेकिन मान लीजिए कम में पूछता है तो आप किस प्रकार से इसको लिखोगे? तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? वह मनोस्थिति, जब किसी राष्ट्र का नागरिक, वह मनोस्थिति जब किसी राष्ट्र का नागरिक अपने स्वविवेक से किसी निर्णय को ले सकता है, अपनी स्वविवेक से किसी निर्णय को ले सकता है, तो इस स्थिति को स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वह स्थिति, वह मनोस्थिति जब किसी राष्ट्र का नागरिक अपने स्वविवेक से किसी निर्णय को ले सकता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि उसे कौन सा एग्जाम देना है, किस कोचिंग में एडमिशन लेना है, किस राजनीतिक दल का सदस्य बनना है, किस राजनीतिक दल को वोटिंग करनी है, कौन सा वस्त्र पहनना है, कौन दाढ़ी रखना नहीं रखना है, ये तमाम उसकी स्वतंत्रताएं हैं। वो किस संगठन का सदस्य बना चाहता है, वो कहां पर घूम फिर सकता है, वो किस प्रेस में पढ़ता है, वो किसको मत देता है, तो ये तमाम उसकी स्वतंत्रता दिखाने वाला। तो वह मनोस्थिति जो किसी राष्ट्र के नागरिक को अपने स्वविवेक से किसी निर्णय को लेने के अधिकार देती है। और ध्यान रखना दोस्तों यहां पर कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान स्वतंत्रता के 4 अधिकार प्रदान करता है। और वो स्वतंत्रता के अधिकार जो है मैं आपको एक एक समझा दूंगा। नंबर 1 आर्टिकल 19, नंबर 2 आर्टिकल 20, नंबर 3 आर्टिकल 21 और नंबर 4 आर्टिकल 22। अब मैं आगे वाले क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझा दूंगा। सिर्फ यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको केवल ये पॉइंट्स ऐसे लिख के वहां पर आना है। जैसे आर्टिकल 19 जो है वो बेसिकली आपको
जो अधिकार देता है वो स्वतंत्रता से संबंधित 6 आधारभूत अधिकार प्रदान करता है। 6 आधारभूत अधिकार। अनुच्छेद 20 जो है वो बेसिकली अपराधों के दोष सिद्धि के समय संरक्षण प्रदान करता है। दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है। 21 जो है वो आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और आर्टिकल 22 जो है यहां पर आप लोग ध्यान रखना, आर्टिकल 22 आपका जो है वो बेसिकली गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 जो है वो आपको गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है और यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर देखो शुरुआत में किसी आर्टिकल को खोलने के लिए नहीं पूछा है क्योंकि इतनी जगह रहेगी नहीं आपके पास। आपके पास जो रहेगा वो ये रहेगा कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता संबंधी कौन से अधिकार देता है। तो ध्यान रखना 4 अधिकार देता है, 19, 20, 21 और 22। 19 के अंदर 6 स्वतंत्रता के आधारभूत अधिकार है। रुमाल लेके आना। 6 स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 20, 21, 22 को आपको बहुत अच्छे से यहां पर देखना होगा, तो आपका उत्तर जो है वो यहां से पूर्ण तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। कार्योत्तर विधि के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? कार्योत्तर विधि के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कार्योत्तर विधि के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? हालांकि पहला वाला आया नहीं। यहां पर क्वेश्चन जो था ना दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। यहां पर इसकी जगह पर कोई और क्वेश्चन था। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो? आप इसको ऐसे कर लेना, आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता के कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल 19, ये क्वेश्चन 19 पे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल 19 के तहत। तो यहां पर आप आर्टिकल 19 को जब देखोगे तो ध्यान रखना 19 जो है वो हमें रुमाल लाना स्वतंत्रता के 6 बेसिक अधिकार देता है। वो 6 कौन से हैं? नंबर 1 आप लोग ध्यान रखना, बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला जो है बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके बाद दूसरा आपको अधिकार है कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा आपके पास अधिकार है कि आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। चौथा अधिकार आपके पास में है कि आप सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार आपके पास में होगा, मतलब बिना बाधा के आप संचरण कर सकते हैं। 5वां आपका है निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। और 6ठा पॉइंट जो है वो आपके मौलिक अधिकारों का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कोई भी कार्य, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये आपको राइट्स ध्यान रखना है। ये 19 में आएंगे। फिर बोलने की, और इसमें जो है आपको पता है इसमें बहुत सारा राइट है कि इसी में आपको पास में अधिकार है कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। जब बोलने का अधिकार दिया तो आपका यह भी अधिकार है कि आपको चुप रहने का अधिकार भी है। 19
1A में यह प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। इसी प्रकार आपको प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार भी इसमें शामिल है, प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार भी यहां पर आपका शामिल होगा। तो ये सबसे पहले आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, ये वो पॉइंट्स है जो आपको प्राप्त है, जिसके तहत आप ये पॉइंट्स आपके यहां पर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। कार्योत्तर विधि के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, हमारा अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 20 किससे रिलेटेड है? स्वतंत्रता के अधिकार से है। और स्वतंत्रता अधिकार में क्या कहता है? अपराधों की दो सिद्धि के विषय में, अपराधों की दो सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है। मतलब क्या होगा? जब आप पर कोई अपराध का दोष सिद्ध किया जाएगा, उस समय हमारा संविधान आपको क्या अधिकार देगा? तो इस क्रम में दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इसी में सबसे पहला 20(1) जो है, 20A जो है, वो कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण प्रदान करता है। अब यहां पर हालांकि आपको सीधा कार्योत्तर विधि से संरक्षण पूछा है, तो अगर आपके पास केवल 15 शब्द ही हो तो सीधा आप इस पर भी आ सकते हो, 50 हो तो थोड़ा ऊपर से ले सकते हो। ये क्या होगा कि किसी व्यक्ति को, पहले दोस्तों मैं आपको इसको समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कानून 2020 में कोई एक्ट बन गया है और 2021 में उसका उल्लंघन होता है, 2021 में उसका उल्लंघन होता है, तो उस उल्लंघन के आधार पर उस कानून के तहत किसी को अपराधी माना जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कानून बना है 2021 में, एक्ट बना 2021 में, तो इस 2021 के आधार पर 2019 की किसी घटना को आप अपराधी नहीं मान सकते। कहने का मतलब क्या होगा? या सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने 10 बजे कोई काम किया है और 10:15 पे कानून बना है, तो फिर उस व्यक्ति को उस कानून के आधार पर अपराधी नहीं माना जाएगा। कानून बनाए बाद में, क्या मतलब होगा? कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब क्या होगा? किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। मतलब किसी व्यक्ति को अपराधी माना ही तब जाएगा जब उसने किसी कानून को तोड़ा हो, और कोई कानून उस घटना के बाद बना है तो भारत का संविधान कार्योत्तर विधि से संरक्षण देता है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण प्रदान करता है। ये इसका मतलब होगा दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक आपसे पूछे कि दोहरे दंड से आप क्या समझते हो, तो ध्यान रखना, ये भी सबसे पहले तो आप बताओगे दोहरा दंड होता क्या है। दोहरा दंड का मतलब होता है एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड देना
एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड देना ही दोहरा दंड कहलाता है। या एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक, यहां पर एक शब्द और डाल दो आप, अभियोजन मतलब कोर्ट कार्रवाई एवं दंड देना दोहरा दंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की, उसको 2 साल की सजा हुई, वो 2 साल की सजा काट के वापस आया और दिखा अच्छा वापस आ गया, उसको वापस जेल में डाल दिया। तो क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि दोहरे दंड से आप क्या समझते हो, तो ध्यान रखना, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित करना दोहरा दंड कहलाता है। इस क्रम में अब दूसरा यहां से स्टार्ट होगा। भारतीय संविधान क्या कहता है? इस क्रम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 बी के अंतर्गत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह इसका मेन मतलब होगा। उसके बाद आपसे पूछे आर्टिकल 21 क्या है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, यह भारतीय संविधान का सबसे व्यापक मूल अधिकार माना जाता है। भारतीय संविधान का सबसे व्यापक मूल अधिकार माना जाता है। सबसे व्यापक मूल अधिकार माना जाता है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है, मतलब इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकेगा। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना दोस्तों। तो ये आपका आर्टिकल 21 था। आर्टिकल 21 के कुछ पार्ट्स को हम और अलग से लेंगे। आज इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। अभी हमने मौलिक अधिकारों का पार्ट फर्स्ट लिया है, इसमें बचे हुए क्वेश्चंस जो है उसको हम पार्ट सेकंड में लेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।